नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हमारे साथ हैं भाई अशोक वानखेड़े जी। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, आपसे सवाल तो मैं क्या पूछूं, बात तो कल की है, लेकिन मुझे इस पर आपसे बात करना दो तीन वजहों से जरूरी लगा। एक तो इतने लंबे समय से आप कवरेज कर रहे हैं, जाने कितने बंद आपने देखे होंगे, जाने कितने बंद कवर किए होंगे, जाने कितने बंद में पत्रकार के तौर पर शामिल हुए होंगे। जिस तरह का कल का बिहार बंद रहा है, मुझे लगता है उस पर बात करनी बेहद जरूरी है। गुंडई जिस तरह से सड़क पर खुलेआम दिखी, वो तो दुनिया ने देखी और आप उसके बारे में बताएंगे। उसके बावजूद पूरी तरह से फ्लॉप रहा। मतलब ये तो नॉर्मल सी बात है कि पार्टियां जब बंद का आह्वान देती हैं तो कम से कम दुकानें बंद हो जाती हैं, और 12 बजे का ही बंद था। लोग नहीं निकलते, लोग सड़कों पर निकल रहे थे, दुकानें खुली हुई थी, और इन लोगों को बाकायदा बदतमीजी करनी पड़ी। उसके पहले मोदी जी रोग आके सारा कुछ मां के लिए सहानुभूति मांग चुके थे, और उसका जिस तरह से मजाक उड़ रहा है उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो वीडियो उन्होंने पोस्ट किए, खास तौर पर इंस्टाग्राम पे, उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं उनको आप देख लीजिए। आज सवाल से शुरुआत कर रहा हूं अशोक जी, क्या बिहार में मोदी जी बुरी तरह से फंस गए हैं? बिहार में मोदी जी बुरी तरह से फंस गए अशोक जी। और मैं थोड़ा सा आगे और जाके कहता हूँ। और ये अब तो ये इस बात को रेखांकित हो चुका है, ये बिल्कुल प्रूफ हो गया, सामने आ गया। ना इनके पास भविष्य की कोई रणनीति है, ना इनके पास पिछले 11 साल में कुछ काम किया, वो काम दिखाने के लिए है। ना नीतीश कुमार के पास 20 साल की कोई उपलब्धि है। लोगों को सपने बेच-बेच के समझ में आ गया कि अब लोग सपने खरीदने को तैयार नहीं है। एक ही लॉलीपॉप आप कवर बदल-बदल के कब तक बेचोगे? वो बिहार की धरती है, बिहार में बेरोज़गारी हो सकती है, बिहार में अकाल हो सकता है, बिहार में बाढ़ हो सकती है, बिहार में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, ये बिहार वो जननी है क्रांति की। और जिस हिसाब से वोट चोरी पकड़ी गई है और एसआईआर से वैसे ही लोग बहुत त्रस्त है। एसआईआर से त्रस्त है, लॉ एंड ऑर्डर से त्रस्त है, कई चीज़ों से, महँगाई, बेरोज़गारी तो ये इस सरकार के साथ गिफ्ट में आता है। ये 1 टू 1 पे 1 फ्री जैसा मामला है, महँगाई और बेरोज़गारी। और एक लगातार पर एक पर एक अशोक जी एक कई फ्री। एक एक पे सरकार कई पर फ्री है। महंगाई, मतलब बेरोजगारी, गुंडागर्दी सब फ्री है। एक सरकार पे कई त्रासदियाँ फ्री है। इतनी त्रासदियाँ लो यदि हम आते हैं तो। इसके बावजूद लोग चल रहे थे, कहीं लग रहा था सुशासन बाबू का चेहरा सामने आ गया। और नरेंद्र मोदी जी जब चाइना से और अब चाइना और जापान का दौरा करके आ गए, तो बड़े ठहाका लगा रहे थे वहाँ पे चीन के राष्ट्राध्यक्ष और रशिया के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में। वो दोनों अपनी-अपनी भाषा में बोल रहे थे और ये अपनी हिंदी में हँस रहे थे। कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। बचा-खुचा काम आज वो पुनीत के ऑफिस ने क्लियर कर दिया। पुनीत को एक पत्रकार ने पूछा कि 45 मिनट तक आप भारत के प्रधानमंत्री के साथ थे, क्या डील हुई? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुई, बहुत ही गाड़ी के टूटी-फूटी अंदर। अंग्रेज़ गाड़ी के अंदर। ये उनके शब्द है पुतिन के कि वो टूटी-फूटी अंग्रेज़ी में बोलते हैं, बड़े मुश्किल से समझ में आता है। वो मुझे बार-बार मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि इस युद्ध में भी आप जीवित हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरी स्वास्थ्य की शुभकामनाएँ करते रहे। कोई चर्चा किसी भी बात की नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के लिए उन्होंने क्या कहा, वो सब जनता के बीच में है। जब आप पूरी तरह से चाइना में विफल हो गए, आप जापान में विफल हो गए, आप सब जगह जब विफल होते आते हैं और भारत में आने के बाद आपको पता पड़ा कि इन 2 युवकों ने आपकी नींद हराम कर दी है, पूरी पार्टी हाईजैक। पार्टी के पीछे जो आपकी रणनीति थी वो पूरी फ्लॉप हो गई है और वोट चोरी का तगमा अब इस सरकार पे पूरे देश में रह रहा है। आप तमिलनाडु में जाइए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बनारस, मतलब कल बनारस में था मैं बनारस से आया हूँ। बनारस में अब बनारस के लोग ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री बना है देश का, वो भी यहाँ से वोट चोरी से तो नहीं जीता है। और लोग बोल रहे हैं कि भैया 7 राउंड तक जहाँ हमारा वो दूसरा उम्मीदवार जीत रहा था, राय जीत अजय रहा था, अजय राय, एकाएक अजय राय। अजय राय जीत अजय रहा राय। था। अजय राय के बाद काउंटिंग क्यों एकदम अब अनाउंसमेंट ही बंद हो गया और एकदम जीता बोला गया। क्या है? बनारस की जनता ये बोलती है कि हमको पता है क्या हुआ, हमको पता है हमने वोट किसको दिया, हमको पता है कैसा जीत गया। ये जब लोग बोलना शुरू कर दे तो आप समझ जाइए कि आपको क्या ये भगवान शिव को देने निकले। अरे जो सारे दुनिया को तो देता है उसको अशोक ये जी, कलड़ा दे रहे हैं। क्या बोला बनारस वाले ने कि राजा हम सब जानित हैं? हाँ, बस राजा हम सब जानित है, ये कैसन कैसन पहुँच गया है वहाँ पे। तो हमने भी हाथ जोड़ लिए, हमने बोला आप लोग महान हैं। बोले आप हमको मत कहिए। बोले आप भी आपके प्रोग्राम में कहते हैं कि ये लोग कैसे चुनाव जितवा के देते हैं। अरे जितवा के नहीं दिया फिर भी ये जीत के जाते हैं। आप चुनाव आयोग को कहिए ना, चोर पकड़ी गई इनकी चोरी तो भी। ये सारी बातें होने के बाद अब इनके पास देखिए इनकी रणनीति क्या है। पूरा चुनाव ये माँ के गाड़ी पे लड़ेंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री की माँ को एक छिचोरे ने जो
जिसका कांग्रेस से, आरजेडी से, विपक्ष से कोई नेता नहीं, किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं था। वो यूं ही वो टेंट वाला समेट रहा था पूरा पेंडॉल, उसी के बीच में माइक ऑन था, तो वो जाके गाली दे के आया। उसको किसी ने, कोई कहती किसी यूट्यूबर ने बोला गाली दे करके उसको कुछ शूटिंग करनी थी, उस चक्कर में इसने पूरा उसको नेशनल इशू बनाया। और आज जो बिहार बंद हो गया, उस बिहार बंद से ये भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र सब सामने आया। इस एनडीए गठबंधन का पूरा चाल चरित्र सामने आया। ये महिलाओं की कितनी इज्जत करता है ये सामने आया। एक गर्भवती महिला हॉस्पिटल में जाने नहीं दी इन्होंने, एम्बुलेंस रोक ली। और ये कहते हैं कि तुमको पता था कि आज बंद है, फिर तुमको लेबर पेन कैसे शुरू हो गए? ये जिसने ये बोला, जिस शहर का वो अध्यक्ष है, मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि क्या तेरे माँ ने लेबर पेन मुहूर्त दिखा के किया था क्या? तू पैदा मुहूर्त देख के हुआ क्या था? इतनी छिछोरी भाषा करना कि भाई तुम क्यों आए? बोले ये ड्राइवर यादव है इसलिए जाने नहीं देंगे। गाड़ी का ड्राइवर यादव है इसलिए इसकी डिलीवरी रास्ते पे करने दोगे? या महिलाओं के प्रति तुम्हारा सम्मान है? तुम्हारी माँ को गाली दी किसी छिछोरी ने तो पूरा देश तुम आंदोलित कर बैठे हो। आज कोई माँ बनने जा रही है, उसको तुम गाली दे रहे हो, तुम उसको गोली मार रहे हो यदि उसका गर्भपात हो गया रास्ते में तो कौन है इसके लिए जिम्मेदार? एक टीचर जा रही थी, उस टीचर के साथ मैन हैंडलिंग हुआ, धक्का मुक्की हुई। ये महिला की इज्जत करते हो आप? एक बच्ची एग्जाम के लिए जा रही है, वो रो रही है अशोक जी कि मेरा ये आखिरी चांस है, मुझे जाने दीजिए एग्जाम को, उसका भविष्य दांव पे है। बोले नहीं आज बंद है, आप जाओ। ये मातृशक्ति के प्रति तुम्हारी सरकार थी, एग्जाम रुकवा दिया होता, रुकवा दिया होता। एग्जाम। आपने स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बैठे आधा आधा घंटे बस में बैठे बिना पानी के, क्योंकि भैया बंद है, स्कूल नहीं जाने देंगे। अरे इतने बंद देखे हमने सर। कभी भी हॉस्पिटल सर्विसेज, कभी भी किसी पेशेंट को नहीं रोका जाता, हॉस्पिटल सर्विसेज को नहीं रोका जाता, कभी भी किसी स्कूल को नहीं रोका जाता। कॉलेज बंद हो जाते हैं, कॉलेज के युवा आते हैं बंद करने, लेकिन स्कूलों को हमेशा ये बोला जाता है कि स्कूल बस निकल जाएगी, स्कूल के बच्चों को कभी ये होने नहीं देंगे। ये तुम्हारा बंद करने का तरीका है। और क्यों बंद करेंगे भैया? प्रधानमंत्री के माँ हो गई, बाकियों की माँ नहीं है। उनकी माँ बहन करने का अधिकार आपको किसने दिया? और आपके पास कौन है? अरे सबसे गाली देने वाले यदि आप ढूंढोगे इस देश में तो सबसे ज्यादा बीजेपी में पाए जाते हैं। वो सम्राट चौधरी कहता है कि भाई मैं गाली दे के पूरा बिहार में छाया हूं, मैंने ऐसी गालियां दी कि पूरा बिहार मुझे पहचानने लगा था। उनका जायसवाल जो अध्यक्ष है वो बोलता मैं बिहार में गालियों की डिक्शनरी हूं, मैं इतनी गालियां जानता हूं कि राहुल गांधी को अर्थ भी मालूम नहीं होगा। गालियों पे महिमा मंडित करने वाले ये लोग कहते हैं कि हमने गाली दी। रविशंकर प्रसाद कहता है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा करता तो हम माफी मांगते। कांग्रेस में भी कहता तो कांग्रेस माफी मांगते। लेकिन भैया वो कांग्रेस ही नहीं, कोई भी आदमी आके लिए इसलिए कांग्रेस क्यों माफी मांगे? और दूसरी बात, रविशंकर जी आप प्रधानमंत्री से माफी मंगवाइए। आपके जो शुक्ला जो आपका स्पोक्स पर्सन है, आज भी स्पोक्स पर्सन है वो, उसने क्या कहा? एक कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन के माँ को उसने धंधा करने वाली बताया, सुरेंद्र और ये बोला ये शब्द। तब आपको शर्म नहीं है? मांगिए माफी। आपका एक मंत्री आज भी बैठा हुआ है शाह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट में, उसने एक भारतीय होनहार अधिकारी को आतंकियों की बहन कहा, मांगो माफी। आपका जायसवाल कहता है गालियों का मैं भंडार हूं, मांगे माफी। आपका सम्राट चौधरी कहता है कि मैं ये हूं, मांगो माफी। माफी मांगते मांगते जिंदगी निकल जाएगी। रविशंकर प्रसाद बाकी बची हुई जिंदगी। संसद के अंदर दानिश भाई को गाली दी गई थी, दानिश भाई को गाली दी, मुस्लिम सांसद को गाली दी गई। अरे ये तो माँ बहन की गालियां। मैं तो बोल रहा हूँ कि भैया राहुल गांधी को वही गाली दी प्रधानमंत्री के, एक तो ने गाली दी जिसका कोई राजनीतिक दल से लेना देना नहीं, तो आप इतने आवेलित होते। आपका हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष राहुल गांधी को वही गाली देता है जो उसने दी। बीजेपी कहां थी? क्यों चुप थी बीजेपी? आपकी माँ सोनिया गांधी को जर्सी गाय करती समय तुम्हारी जीवा को शर्म नहीं आई? ये महिलाओं का तुम इज्जत रखते हो? अरे जो अपने माँ का मार्केटिंग करते हो उससे ज्यादा घिनौना इंसान नहीं हो सकता है। माँ के पल्लू के नीचे छुपते हो क्या? चुनाव लड़ो ना, विचारधारा का चुनाव लड़ो, अपने एजेंडे का चुनाव लड़ो। आपके पास क्या विकास की नीति है बिहार के लिए, वो चुनाव लड़ो। आपके पास जब कुछ नहीं बचा तो माँ के पल्लू के पीछे छुपते हो कि माँ को गाली दी, आपके बेटे को माँ को गाली दी, मेरे माँ को गाली दी। तुम्हारी माँ होगी, हमारी माँ नहीं है। वो जो बिहार में जिस महिला के साथ, जो महिला टीचर के साथ जो धक्का मुक्की हुई है, उसका भी बेटा होगा। उसका बेटा पूछेगा कल मेरे माँ का क्या? जो महिला डिलीवरी के लिए जा रहा होगा वो भी किसकी बहू होगी? उसकी सास पूछेगी, उसकी माँ पूछेगी कि मेरी बेटी की क्यों डिलीवरी की जाने नहीं देता? जिसकी बेटी एग्जाम के लिए गिड़गिड़ा रही थी कि मेरा पेपर चला जाएगा अंकल मुझे जाने दो, उसकी माँ पूछेगी। उसकी माँ नहीं है, वो पूछेगी कि तुम ये हमको बताते हो कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस और आरजेडी क्या सोचती है, तुम महिलाओं के क्या प्रति सोचते हो? इस बंद ने तो भाजपा का एक नग्न चेहरा सामने ला दिया। और मैं दुख के साथ कहता हूं कि हमारे यहाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा हमारे पास मिला है। ये देश का दुर्भाग्य है कि जो माँ को आज भी मार्केट करता है। माँ अशोक जी आपकी भी होगी और हमारी भी होगी। हम कोई चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए।
नरेंद्र मोदी जी के माँ ने जितना संघर्ष किया उतना हमारी भी माँ ने किया होगा और आपकी भी माँ ने किया होगा। ऐसे बिल्कुल सैकड़ों लोग हैं जिनके माँ ने संघर्ष किया है। आज ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, लोग 90 महीने के डिलीवरी वाली महिला भी खेत में काम करके अपना परिवार पालती है और डिलीवरी होने के दूसरे दिन बाद फिर खेत में जाती है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हो अच्छा गया उसकी अशोक परवरिश करनी अशोक होती जी है। अशोक जी, दिल्ली में छोड़ दीजिए अभी गांव आऊं, दिल्ली में जिस तरह से घर गिराए गए, बाकायदा बुलडोजर चला, 30-30 साल से जो लोग रह रहे थे उनके घर गिराए गए, किसी को कुछ किया गया। उस घर में माँ बच्चे बेटे बहनें नहीं थी, उनकी माएं संघर्ष करके दूसरों के घर में चौका नहीं बर्तन करके नहीं, और बाकी काम करके नहीं कर रही थी। इस देश में नया नैरेटिव बना है, न्यू नॉर्मल है। ये मोदी का इंडिया है, ये नरेंद्र मोदी जी का इंडिया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जहां सिर्फ मां नरेंद्र मोदी जी की है, बाकी सब लोग कैसे पैदा हो गए भगवान जाने। और मोदी जी खुद ही कहते हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी जी ने खुद ही कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जब मोदी जी बायोलॉजिकल ही नहीं है तो उनके मां का संबंध सिर्फ मानसिक रूप से है। हम तो बोलते कि हमारा खून, मेरे माँ का खून मेरे शरीर में दौड़ता है। मोदी जी ये नहीं बोल सकते, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा कि वो नॉन बायोलॉजिकल है। नॉन बायोलॉजिकल के आदमी के अंदर माँ का कैसा होगा? तो नॉन बायोलॉजिकल आदमी को अपने मानी हुई माँ को, या जिसको वो माँ मानते हैं, उसको गाली देने पे इतना दुख होता है, तो बाकी जिनकी माँ खून के रिश्ते की है उनको गालियां पड़ती है तो कैसा लगता होगा? मोदी जी इंटेंसिटी देखिए आप। ठीक बात है। और मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में जितने प्रधानमंत्री हो गए, जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी से लेके मोरारजी देसाई, देवगौड़ा से लेके, मैं तो चरण सिंह जी का जो टेन्योर है मैं उनको भी बोलता हूं। आप तमाम प्रधानमंत्रियों में से देखिए किसने अपने माँ का जिक्र किया, और हर एक को देखोगे तो आप हर एक के माँ ने, आजादी के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू के माँ ने भी बहुत त्याग किया, लाठी जवाहरलाल खाई थी। लाल बहादुर शास्त्री के माँ ने बहुत, मोरारजी देसाई के माँ ने बहुत ये किया, चरण सिंह के माँ ने बहुत कष्ट उठाए। सब साधारण घरों से आए हुए सब लोग थे और साधारण सब घर ने से आए कष्ट हुए उठाए। थे। ऐसे मनमोहन कोई मुंह सिंह तो के चनमा पाकिस्तान से नहीं उजड़ आए के थे। आए थे। अब लोग कहेंगे मनमोहन कि सिंह तो पाकिस्तान से उजड़ के आए थे सर। राजीव गांधी के माँ ने तो गोलियां झेली है, शहादत दी है, और आप मैं गाली देते हो। मनमोहन सिंह की बात कर रहा था सर, कि मनमोहन सिंह मनमोहन की सिंह की माँ तो पाकिस्तान से उजड़ के आई थी, क्या क्या नहीं उजड़ के झेला आई थी, होगा। उन्होंने कभी तो जो उन्होंने गरीबी संघर्ष नहीं किया वो रोया। सोचने लायक भी नहीं। लेकिन कभी किसी ने अपने माँ का नहीं, क्योंकि माँ ये व्यक्तिगत संबंध होते हैं। बिल्कुल। मेरा मैंने हमेशा कहा, बेटे का और माँ का एक संबंध अलग लेवल पे हो जाता है। आज मैं एक बाप हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा बेटा अपनी मेरी पत्नी से, यानी उसके माँ से ज्यादा जुड़ा हुआ है। कई बातें बिल्कुल वो सही है। पिता को भी नहीं बताता, माता को बताता है, एकदम और सहज पत्नी है। से मुझे पता पड़ता है कि बेटा, ये एक कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मेरा मेरा बेटा मेरी माँ को करता है तो 24 घंटे, अभी वो कहीं पढ़ भी रहा होगा तो वो पोस्टर लेके थोड़ी घूमेगा, मेरे माँ की वजह से, मेरे माँ की वजह से, मेरी माँ। साहब मुझे एग्जाम में ज्यादा नंबर दे दो, मेरे माँ को बुरा लग जाएगा। भाई साहब मुझे नौकरी दे दो, मेरी माँ को बुरा लग जाएगा। मेरी माँ की बड़ी आशा है, अरे तेरे में काबिलियत होगी तो तू नौकरी ढूंढेगा। तुम्हारी माँ ने बर्तन मांजे इसलिए तुम्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, ये किसने कहा? तो बना तो दिया, तुम्हारे आप माँ कुछ को करके गाली दी, दिखाओ। तुम्हारे माँ को गाली दी इसलिए वोट मांग रहे हो। माफ नहीं करेगा कोई, बिहार बिल्कुल माफ नहीं करेगा। बिहार आज, बिहार जो कल बिहार बंद हुआ उसमें जो महिलाओं के साथ अभद्रता हो गई, उसके लिए बिहार माफ नहीं करेगा। बिहार किस हर चीज के लिए नहीं माफ करेगा। बिहार हर 5 साल बाद लॉलीपॉप देती हो उनकी माए, आज हर माँ की आंख सूखी हुई है क्योंकि उसका बच्चा राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में नौकरी करने जाता है। हर माँ को चाहता है कि मेरा बच्चा कैसा होगा। सीने पे पत्थर रख के बिहार की माए अपने बच्चों को उत्तर प्रदेश में भेजती है नौकरी के लिए। वो माँ पूछती है आज आपको, आपने क्या किया 11 साल में? बाढ़ से बिहार ग्रस्त है और आज भी ग्रस्त है। बाढ़ में जिन जिन लोगों का घर उजड़ गया, वो माँ पूछती होगी कि मेरे बेटे मेरे सामने बह गए, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया, बताइए मोदी जी मैं क्या करूं? यदि अच्छा बिहार के एक माँ बात ने और सवाल आपसे, उठाना शुरू कर दिए तो एक नीतीश सेकंड कुमार और रुकना अशोक नरेंद्र जी। मोदी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं होगी। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ अशोक जी। ठीक है, पड़ोसियों का सेवा करना हमारा काम है, पड़ोसियों का ध्यान रखना भी हमारा काम है। अफगानिस्तान में ट्रकें चली गई, पाकिस्तान का चावल जो था मार्केट में, पाकिस्तान का चावल था, वो खरीद के अफगानिस्तान में बांटा गया। जहाज चली गई, सब अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अफगानिस्तान में भी मनुष्य रहते हैं, वहां भूकंप आया, लोग परेशान हैं। ये पंजाब, हिमाचल से और कश्मीर से क्या दुश्मनी है? अभी तक प्रधानमंत्री महोदय का एक बयान नहीं आया है सर। और आप तो जानते हैं कश्मीर से मेरा क्या रिश्ता है, कल रात को देर तक लोगों से फोन पर बात होती रही। साउथ कश्मीर में हालात खराब हो रहे हैं, हालांकि कल पानी रिसीड किया है तो थोड़ी उम्मीद है। और पंजाब का आपने, तो बहुत बुरा हाल है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, सब अशोक जी, जानते हैं। और हिमाचल में तो हमने आपने क्या क्या नहीं देखा। आपने मुझे सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी को क्या हुआ।
अब मैं प्रधानमंत्री जी बन के ही आपको सवाल का जवाब देता हूं। अशोक पांडे पाकिस्तानी है। हिमाचल में कुछ नहीं हुआ, उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ, पंजाब में कुछ नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। वहां राम राज्य स्थापित हुआ है। आपको तकलीफ हो रही है इसलिए आप झूठे खबरें फैलाते हो। ना बाढ़ पंजाब में है, ना भूस्खलन वहां पे हुआ है हिमाचल में, ना लैंडस्लाइड जम्मू कहीं में था। बादल फटा है। ये सब आपकी मनगढ़ंत कहानी है। सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो लोग मर गए हैं वो मोक्ष मिल गया उनको। देवभूमि में लोग मरे हैं, उनको मोक्ष मिला है। मोक्ष करने के लिए सनातन धर्म में क्या क्या नहीं कहते। आप सनातन धर्म के खिलाफ हो, अधार्मिक हो, आपको सजा देनी चाहिए। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा आपको पूछना चाहिए कि आप इन लोगों की बात करते हो। आप पूछिए देश किसको कहते हैं। मेरा देश मेरी मां से शुरू होकर अडानी तक खत्म होता है। क्या अडानी को कोई तकलीफ हुई? हाँ, सबसे बड़ी आपदा इस देश में है कि एक छिचोरे ने मेरे मां को गाली दी। जब इतनी बड़ी राष्ट्र समस्या मेरे सामने है तो आप फोकस चेंज करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश की बात करके, उत्तराखंड की बात करके। आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए अशोक जी। आप इस देश का खाते हो और आप देश के खिलाफ बोलते हो। इतनी बड़ी आपदा आई है, ये जवाब होता हमारे प्रधानमंत्री का, ये जवाब है हमारे बीजेपी का, ये जवाब है हमारे उन अंधभक्तों का आपके सवाल पे। और रहा मेरा जवाब, तो जिसके सीने में सिर्फ 56 इंच का सीना है, और सीना भी 56 इंच का नहीं है, अपने साथी मंत्री का पेट नाप के अपना सीना बताने वाला ये आदमी है, उसमें भी झूठ बोलता है। एक गुजराती दूसरे गुजराती का पेट नापता है और अपना सीना बताता है। उस सीने में दिल नहीं है। उस सीने के दिल कितना दिल धड़कता है ये तो उसी दिन समझ में आ गया था जब स्वर्गीय मलिक साहब ने बोला था कि 700 किसान मर गए साहब, तो मेरे लिए मर गए क्या? तो आज हिमाचल में लोग मर गए, मेरे लिए मर गए क्या? उत्तराखंड में लोग मर गए, मेरे लिए मर गए क्या? पंजाब में लोग मर गए, मेरे लिए मर गए क्या? हाँ, अडानी पे वारंट है अमेरिका से, वो मेरे लिए है। हाँ, गाली दी है किसने मेरे मां को, दर्द उसका नहीं है, उसको कैश करके सत्ता में आने का एक नया शगुफा है। जो व्यक्तिगत संबंध बेचता हो उस आदमी से ज्यादा भिखारी मैंने नहीं देखा, खोखला मैंने नहीं देखा। कुछ नहीं बेचने के लिए तो अपने संबंध बेचने लगा। और ये दुर्भाग्य है कि हमको उसको प्रधानमंत्री बोलना पड़ता है। मैं आज मतलब बिहार का कल का बंद देख के मैं रात भर सोया नहीं अशोक जी। असहाय होता रहा क्योंकि मैं वो पीड़ा जानता हूं उस लड़की की एग्जाम देने वाले। मैं पीड़ा जानता हूं बेरोजगारी के, भयानक उस बेरोजगारी के माँ बीच में। की जो अपनी बेटी को डिलीवरी के लिए लेके जा रही थी और वो पूछ रहा था बंद है मालूम नहीं, आज ही पेन शुरू हो गया क्या? मतलब बंद है कि नहीं बंद है, ये इस पे रिबल पेन चालू होगा। ऐसे लोगों को जूते मार के निकाल देने चाहिए। और एक लिस्ट भेजता हूं मैं रविशंकर प्रसाद जी को, प्रधानमंत्री से माफी मंगवा ले उस वक्तव्य पे, यदि उनकी औकात है तो। सिर्फ हवाबाजी के लिए माइक देखते से ही छपास और दिखास का रोग लग जाता है और बोलना शुरू कर देते हैं। सवाल के जवाब दीजिए आप। वीडियो बताते हैं आपको कैसी गाली दी जाती है और कैसी दी है आपके लोगों ने। गाली बाजों का यदि संकलन किया जाए तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे आपको। और ये एंट्री 2014 के बाद ही हुई है। अशोक जी, हमारे आप जैसे लोगों को तो दिन रात यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया पे इतनी गालियां सर मिलती है कि अब हमने देखिए, कमेंट पढ़ना छोड़ दिया। मैं नहीं कमेंट इसलिए भी नहीं पढ़ते हम कि ये हमको गाली देके कोई 2 टाइम की रोटी कमाता है साहब, 1.5 रुपया मिलता है उसको एक गाली देने का। तो हम सही बात। सौभाग्यशाली के समझते हैं ये मेरे पुण्य में एडिशन है कि तुमने अपने आप को गाली खिला के किसी का 2 टाइम की खाने की व्यवस्था की है और गालियां दे। हाथी चलता है कुत्ते भौंकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। ये सत्य की जबान है और जो भी सत्य बोलता है उसको पत्थर पड़े हैं, उसको गोलियां पड़ी है, चाहे यीशु ख्रिस्त की बात करो चाहे महात्मा गांधी की बात करो। तो यदि आप महात्मा गांधी के लाइन पे चल रहे हैं, यदि महात्मा गांधी के सोच के साथ आप चल रहे हैं, तो आपको एक दिन सामने नथुराम गोडसे आएगा, ये तय करना होगा। जिस दिन आपने गांधीयन फिलोसॉफी अपनाई, जिस दिन आपने महात्मा गांधी का रास्ता चुन लिया, उस दिन एक गोडसे के लिए आपने जगह दे दी और ये नथुराम गोडसे ही सामने हैं आपके। तो महात्मा गांधी ने सीने पे गोली झेलते हुए सिर्फ हेराम करते हुए उन्होंने मृत्यु कर दी, तो हेराम हम भी बोलने को तैयार हैं, लेकिन इन गोडसे से डरेंगे नहीं। ठीक बात है। ये गोडसे प्रवृत्ति हमको नहीं चाहिए। और कल पूर्ण रूप से पूरा नथुराम गोडसे का विचारधारा नृत्य कर रही थी बिहार में बंद के नाम पे।
तो बाकी सब बातें तो जो अशोक जी ने कही वो आपने सुनी। एक बात मैं दोबारा याद दिला दे रहा हूं और उसमें थोड़ा सा जोड़ दे रहा हूं अशोक जी आपसे अनुमति लेकर, कि एक कॉमेडी के साथ देश को बहुत सारी ट्रेजेडी फ्री में मिली है। सरकार क्या कहे, एक कॉमेडी के साथ देश को बहुत सारी ट्रेजेडीज फ्री में मिली हैं। ईमानदारी से अगर कोई और सरकार होती, मैं बाकी सबकी बात छोड़ दीजिए, जहां से इनको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, सीट मिलती है, जम्मू की बात कर रहा हूं, जम्मू से ये सीटें लेके आते हैं सब कुछ, जम्मू में, रियासी में, इन सारी जगहों पर जिस तरह की तबाही हुई है अशोक भाई साहब, आपके लिए भी कल्पना करना मुश्किल है। मैं थोड़ा जानता हूं क्योंकि जुड़ाव है मेरा, तो लगातार वीडियोस आ रहे हैं, देख रहा हूं, कांप जा रहा हूं देख के। घर के घर तबाह हुए हैं, कम से कम 150-200 लोग अकेले जम्मू में मारे गए हैं। जब डिटेल्स आएंगी तो देखिएगा ये डेटा और बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। और आश्चर्य ये होता है कि एक गाली पर पूरा भाषण दे देने वाले, लाइव भाषण दे देने वाले हमारे प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते हैं जम्मू पर। राहुल गांधी ने डिमांड की कि एक अलग से पैकेज बनाया जाए जो बाढ़ पीड़ित इलाका है। पूरा हमारा उत्तर भारत बाढ़ में डूबा हुआ है। दिल्ली आप आए होंगे, देखे होंगे, दिल्ली में देखिए, सड़कों पर पानी मैं आ गया, अशोक जी कोई थोड़ा फर्क नहीं पड़ इंटरफेयर रहा है कर रहा किसी हूं। राहुल को। मगर राहुल गांधी मूर्ख पॉलिटिशियन है, उन्हें अकल नहीं है। क्या अभी मुझे बताइए, क्या उत्तराखंड में चुनाव है? जम्मू कश्मीर में चुनाव है? पंजाब में चुनाव है? हमारे प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी उस राज्य से तभी रिश्ता निभाती है जहां चुनाव होते हैं। सीधी सीधी बात है। राहुल गांधी के लिए भारत पूरा एक है, उनके लिए भारत एक नहीं है। जिस राज्य में चुनाव है वही भारत है। 2014 के बाद भारत के मायने बदल गए हैं, देश के मायने बदल गए हैं, समस्याओं के मायने बदल गए हैं। बिहार में जो तकलीफ है उसी को अब तो ये तो बिहार की तकलीफ भी नहीं मानते। ये बोले बिहारियों तुम्हारी तकलीफ गई तेल लेने, मेरी तकलीफ सुनो, मेरी मेरे माँ तकलीफ को पे गाली वोट दी। दो मुझे। मेरे तकलीफ पे वोट दो, तुम्हारी तकलीफ तो भगवान, वो तुम्हारी नियति है, तुम भुगत रहे हो। और जिसने नीतीश कुमार को 20 साल तक झेला है वो उनने अपनी तकलीफ खुद इन्वाइट की है। तो बस अब मैं क्या कहूं, बस वाहेगुरु दी मेहर हो, जम्मू पर हो, हिमाचल पे हो, पंजाब पे हो, अब तो सर कश्मीर पे हो, भगवान से भगवान भरोसे प्रार्थना ही कर छोड़ सकते दिया हैं, गया। और हम उम्मीद भगवान से उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई एकदम निर्बुद्ध भी आदमी हो। हमारे यहाँ कहते हैं कि पत्थर को भी पूजने लगोगे तो एक दिन उसमें प्राण आ जाते हैं। हम प्रधानमंत्री को फिर एक बार कहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, आप गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं, आप अडानी के प्रधानमंत्री नहीं, आप सिर्फ चुनावी राज्य के प्रधानमंत्री नहीं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है। जिस देश में पंजाब भी है, जिस देश में महाराष्ट्र भी है, जिस हिमाचल भी देश है, में जम्मू कश्मीर भी है, अरुणाचल, सब जम्मू है। कश्मीर भी है, उत्तरांचल भी है, पूर्वांचल भी। साहब भगवान के लिए और देश को देश माने। मणिपुर भी है। मणिपुर भी है। मणिपुर तो छोड़ दीजिए, मणिपुर में तो किस मुंह से जाएंगे अभी। बहुत महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, मणिपुर में जो महिलाओं का दमन हुआ है और जिसके ऊपर एक शब्द बोलने के तैयार नहीं है। और ये हमें बताता है कि महिलाओं का आदर कैसा करना चाहिए। इससे ज्यादा ये मतलब कई बार हमको लगता है कि हम लोग ही सब इतने मूर्ख है कि हमको वो लोग बताते हैं जो मतलब चोरी बताता है हमको कि घर का रक्षण कैसा करना चाहिए। किसी ने आपके घर बस चोरी कोई किया अशोक जी, चोर पकड़ा गया, पुलिस ने चोर पकड़ने के बाद चोर ने कहता है पुलिस को कि ये अशोक पांडे को गिरफ्तार करिए। क्यों? बोले ये मूर्ख दरवाजा ठीक से नहीं लगा पाया इसलिए मैंने चोरी की, सजा इसको होनी चाहिए। ये इस देश में चल रहा है। चोर बता रहा है कि जिसके घर चोरी कर गई वो आदमी नालायक था इसलिए मैंने चोरी की। सजा जिसके घर में चोरी हुई उसको होनी चाहिए। तो ये अशोक जी ने वर्तमान आउटरो देश दे का, दिया है इसके। वर्तमान इसके में बाद देश किसी देश का आउटरो की फोटो है। जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इस तस्वीर के बाद किसी आउटरो की जरूरत नहीं है। जल्दी ही फिर हम लोग बातचीत करेंगे। और आप बताइए भाई, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग बताइए कि ये सब कब तक बर्दाश्त करेंगे और मैं क्या पूछूं आपसे। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया अशोक जी। नमस्कार।